हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है अभी स्मार्ट क्लासेस 2.0। यहाँ मिलती है आपको क्या, यहाँ मिलती है आपको जीकेज और करंट अफेयर से रिलेटेड आपको वीडियोज़, और साथ साथ में जल्द ही आपको यहाँ पे आपको क्लास 12th और 10th की हिस्ट्री भी देखने को यहाँ पर आपको मिलेगी। तो आप लोग इस चैनल को बने रहिए, और यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल के बारे में पता लग सके और यहाँ पर जो करंट अफेयर्स लगातार करवाए जा रहे हैं उसके बारे में जानकारी मिल सके। तो आइए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। आज की वीडियो की यदि हम लोग बात करें तो सबसे पहले जो आज की न्यूज़ है वो न्यूज़ है आपकी केरला से आई है। केरला में यदि हम लोग बात करें तो केरला में जो आपके नए सीएम हैं, नए सीएम सतीशन बने हैं। कौन बने हैं? सतीशन, है ना। सतीशन को नया केरला का सीएम बनाया गया है। और जैसा कि आपको पता है कि केरला में कांग्रेस जो थी, कांग्रेस आपकी क्या थी, कांग्रेस आपके बहुमत में थी, है ना। तो पर जो नया सीएम है, नया सीएम कौन बनेगा, इसको लेकर आपस में बहुत ज़्यादा खींचातानी चल रही थी, आपस में डिस्कशन चल रहे थे। और काफ़ी लंबे डिस्कशन के बाद में एक नेता जिनका नाम क्या है, वेणुगोपाल, क्या नाम था, वेणुगोपाल जो कि राहुल गांधी के बहुत ज़्यादा समीप और बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा कह सकते हो बहुत ज़्यादा क्लोज थे। इनको हराकर सतीशन ने क्या किया, सतीशन ने आपका नया सीएम जो है उसकी पोस्ट के लिए अपनी दावेदारी प्रूफ की है। और इसी के साथ में आपके जो केरला के नए सीएम हैं वो कौन बने हैं, सतीशन बने हैं। आइए दूसरी न्यूज़ की तरफ देखते हैं। दूसरी न्यूज़ अगर हम लोग बात करें तो दूसरी न्यूज़ हमारे लिए एक थोड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बहुत ज़्यादा। इसमें यदि हम लोग बात करें तो इसमें आप देखोगे तो इस न्यूज़ में आपको क्या देखने को मिलेगा, इस न्यूज़ में आपको देखने को ये मिलेगा कि आपके एक जो केस है, एक केस आपके बहुत लंबे टाइम से चल रहा था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने फाइनली सुनवाई की है, और वो केस है आपका सबरीमाला केस। सबरीमाला केस के ऊपर लगातार सुनवाई लगभग आपके कितने 16 दिनों से सुनवाई चल रही थी, ठीक है। तो 16 दिनों से जो सुनवाई चल रही थी उसमें आपके क्या क्या आ गया, उसमें आपके आर्टिकल 25 और आज का फाइनल डे था, तो इसमें आर्टिकल 25 और 26 की बात कही गई। इसकी बात की गई आर्टिकल 25 और 26 की बात कही गई। और इसमें ये बोला गया कि आर्टिकल 25 और 26 रिलीजन के बारे में अलग अलग व्याख्या देते हैं। और जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जजों का ये कहना था, ये मानना था क्या कि जो आपका रिलीजन है उस रिलीजन में हमें ज़्यादा इंटरफेयर करना नहीं चाहिए। हर एक रिलीजन की अपनी अलग अलग मान्यताएं होती हैं, उन मान्यताओं को लेते हुए हमें अपना काम करना चाहिए। और अदालतें धर्म की आवश्यकता तय करने वाली सर्वोच्च पुजारी नहीं बन सकती, ठीक है। तो यानी कि उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप जो मान्यता है वो मान्यता धर्म के अनुसार, लोगों के रीति रिवाजों के अनुसार और समाज के अनुसार ही अडॉप्ट होने चाहिए। और साथ साथ में उन्होंने पारसी समुदाय का एग्ज़ाम दिया कि पारसी समुदाय में पिछले 75 वर्षों में बहिष्कार की कोई वास्तविक घटना नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं ये आपका पारसी समाज का समुदाय का एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने बताया कि इस तरीके का जो आपका केस है, जो कि आपके किसके सबरीमाला केस हो गया और भी बहुत सारे जो रिलीजन से रिलेटेड केसेस हैं, उसमें ज़्यादा कोर्ट कुछ दखलंदाजी नहीं कर सकता। पर यहाँ पर जहाँ कहीं सुधार की गुंजाइश है वहाँ जरूर कर सकते हैं, पर ज़्यादा इंटरफेरेंस आपके धर्मों में लोगों का जो बिलीफ है, लोगों का जो विश्वास है, लोगों की जो मान्यता है, ये सब चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं। तो ये इसी से रिलेटेड आपके आर्टिकल 25 और 26 है आज का, तो उसको हम लोग स्टैटिक पोर्शन में अभी देख लेते हैं। अगर बात करें हम लोग सबसे पहले आर्टिकल 25 की, ठीक है, किसकी बात करें, आर्टिकल 25 की। तो आर्टिकल 25 की यदि हम लोग बात करेंगे तो ये क्या करता है, ये इंडिविजुअल की बात करता है, ठीक है। किसकी बात करता है, व्यक्तिगत की बात करता है। व्यक्तिगत में आपके सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों ही आ जाते हैं, ठीक है। और ये क्या कहता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, यानी आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या मानते हैं, क्या बिलीफ रखते हैं। ध्यान सुनिएगा, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उस और से रिलेट कीजिएगा इसको। आप क्या मान्यता रखते हैं। आप किसी यूनिवर्सिटी से पास आउट है और आपको लगता है कि भैया भगवान नहीं होते, हम भगवान को नहीं मानते, कोई बात नहीं, आप मान्यता रख सकते हैं, आपको फ्रीडम है। और दूसरा कोई बोलता है कि भाई भगवान होते हैं, हम गॉड पर विश्वास करते हैं, तो वो भी ठीक है। दोनों ही अपनी अपनी मान्यताएं रख सकते हैं। और फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रोटेक्ट, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन, यानी कि आपकी जो मान्यताएं हैं
आपके जो रिलीजन है उसको आप क्या कर सकते हो, व्यक्तिगत रूप से आप फ्रीली इंजॉय कर सकते हो। इंजॉय मतलब फ्रीली अडॉप्ट कर सकते हो और इसको फ्रीली आप प्रमोट कर सकते हो। ठीक है, आगे देखें तो आगे आपकी अगर बात करें तो आपका जो आर्टिकल 25 है, आर्टिकल 25 बताता है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस। जैसे मैंने अभी बताया, द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू होल्ड बिलीव्स एंड डॉक्ट्राइन्स रिगार्डिंग देयर स्पिरिचुअल, यानी आपकी धर्म को लेकर क्या मान्यताएं हैं, उस मान्यताओं को आप व्यक्तिगत रूप से अपने पास रख सकते हैं। और राइट टू प्रोफेस और ओपनली और फ्रीली डिक्लेयर्स, यानी अपने विश्वासों को आप ओपनली डिक्लेयर कर सकते हैं कि भैया मैं ये चीज़ मानता हूँ और मेरी ये मान्यता है। जैसे भगत सिंह थे, भगत सिंह ने आपके क्या कहा, एसेट्री कहा, यानी कि ऐसा कहा कि भाई भगवान नहीं होते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं, तो आप ओपनली डिक्लेयर कर सकते हैं कि भगवान को नहीं मानते, पर आप किसी के ऊपर थोप नहीं सकते। राइट टू प्रैक्टिस, यानी द राइट टू परफॉर्म द प्रिस्क्राइब रिलीजियस वर्शिप, यानी आप जो भी भगवान को मानते हैं, जिस भी धर्म को मानते हैं, उसके हिसाब से वर्शिप, रिचुअल और सेरेमनी वगैरह कर सकते हैं। राइट टू प्रोपेगेट, यानी इसमें आपके वन रिलीजियस बिलीफ टू अदर, दिस इज नॉट रिकॉर्ड, यानी कि आप दूसरों को भी इसके बारे में बता सकते हैं, इसको प्रमोट कर सकते हैं, पर यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, फोर्सफुली आप नहीं कर सकते, है ना, फोर्सफुली कन्वर्ट किसी को आप नहीं कर सकते। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब जो आपका आर्टिकल 25 है, आर्टिकल 25 भले ही अपने आप में दिया गया हो फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग, बट इसमें भी कुछ आपकी लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशन है? पहला लिमिटेशन है पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड हेल्थ, यानी यहाँ पर आपकी ये बोला गया है कि आपको जो भी फ्रीडम दी जा रही है कि आप अपने बिलीफ को प्रमोट कर सकते हो, दूसरों को बता सकते हो, ये कहीं ना कहीं जो सोसाइटी की हारमोनी है, पीस है, सोसाइटी के जो मॉरल ऑर्डर्स हैं, सोसाइटी की जो फिजिकल हेल्थ है, उसको डैमेज नहीं करनी चाहिए, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। यदि उसको नुकसान पहुंचाया जाएगा तो आर्टिकल 25 को आपका डिसएडवांटेज माना जाएगा। दूसरा साथ साथ में आपको ये भी बोला गया स्टेट रेगुलेशन, यानी इसमें ये बोला गया कि जो स्टेट है, स्टेट के पास पावर है किस चीज़ के लिए, टू रिस्ट्रिक्ट एनी फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और अदर सेकुलर एक्टिविटी एसोसिएटेड विद रिलीजियस प्रैक्टिस, यानी किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को वो या तो रिस्ट्रिक्ट कर सकती है या फिर उसके ऊपर फाइनेंशियल दबाव, फाइनेंशियल प्रेशर वगैरह डाल सकती है, या फिर आपके क्या कहते हैं, किसी भी रिलीजन, किसी भी सेकुलर एक्टिविटी को वो या तो रिस्ट्रिक्ट या तो बंद कर सकती है या फिर उसको फाइनेंशियल उसके ऊपर प्रेशराइज कर सकती है। चौथा पॉइंट बात करें तो सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म, इसमें क्या है, इसमें यदि आप बात करोगे तो इसमें आपको बताया गया कि स्टेट जो है, स्टेट ऐसे लॉ बना सकती है जो कि सोशल वेलफेयर के लिए हो और रिफॉर्म के लिए हो। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने क्या किया, हिंदू रिलीजियस जो था उसमें क्या किया, इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक करेक्टर टू बी ओपन टू ऑल क्लास, यानी हिंदू रिलीजियस में इन्होंने अमेंडमेंट करके ये बोला आपके आज़ादी के बाद में कि हिंदू रिलीजन जो है वो सबके लिए ही ओपन है, कोई अनटचेबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं सुधारात्मक तरीके से रिलीजन में सुधार लाने के लिए जो स्टेट है वो इंटरफेयर कर सकता है। और यही आपका जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा अमेरिका का जो सेकुलरिज्म है वो और इंडिया का सेकुलरिज्म, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि अमेरिका का जो है, अमेरिका की जो गवर्नमेंट है, अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आप आप अमेरिका के रिलीजन में डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं कर सकते, राइट, जिसको जो मानना है मान सकता है। पर इंडिया वाले कहते हैं कि यदि उसमें कोई सुधार की गुंजाइश है तो सुधार करने के लिए आप उसमें इंटरफेयर कर सकते हैं, पर वो भी लिमिटेड होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और आर्टिकल 25 में कुछ आपके स्पेसिफिक डेफिनेशंस दे रखी हैं, उसमें देखें तो सबसे पहले सिख लोग जो है अपने कृपान रखते हैं, उसके बारे में बताया गया है क्या कि आप कृपान इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रोफेशन ऑफ द सिख रिलीजन में कृपान आप रख सकते हैं अपने पास। और साथ साथ में हिंदू की भी डेफिनेशन दी गई है क्या, अंडर द प्रोविजन रिलेटेड टू द सोशल वेलफेयर एंड पब्लिक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन रेफरेंस टू हिंदूज लीगली इंक्लूड इंडिविजुअल प्रोफेसिंग द सिख, जैन और बुद्धिस्ट रिलीजियस, यानी कि वही वाली बात है क्या कि आपके सिख, जैन और बुद्धिस्ट रिलीजन के इक्वली जो हिंदू रिलीजन है उसको भी माना जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका आर्टिकल 25। अब आर्टिकल 26 की तरफ देख लेते हैं। आर्टिकल 26 आपके, जैसे मैंने बताया, आर्टिकल 25 किसकी बात करता है? इंडिविजुअल की बात करता है भाई। ठीक है, किसकी बात करता है? इंडिविजुअल की। पर आर्टिकल 25 किसकी बात करता है? रिलीजियस कम्युनिटीज़ की, ग्रुप की बात करता है। सबसे बड़ा डिफरेंस, ठीक है, कम्युनिटीज़ की बात करता है। और क्या बात करता है ये आर्टिकल 26? ये बोलता है गारंटी और रिलीजियस डेनोमिनेशंस एंड देयर सेक्ट्स दैट फंडामेंटल राइट मैनेज देयर ओवन, यानी कि कोई भी कम्युनिटी है वो अपने रिलीजन को अपना सकती है, अपने रिलीजन को लॉ बना सकती है, अपने लॉ तो नहीं, अपने रिलीजन को मतलब आगे बढ़ा सकती है, प्रमोट कर सकती है।
ठीक है, आइए आगे डिटेल में देखते हैं। आर्टिकल 26 में 4 क्लॉज है, क्लॉज ए बी सी डी। ए की बात करें तो आपका जो आर्टिकल 26 है वो आपको ये राइट देता है कि आप किसी भी रिलीजन के हों, आप क्या कर सकते हैं, अपने रिलीजन के लिए इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस, है ना। यानी कि आप कोई जैसे इंस्टीट्यूशन, कोई आप चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह बनाना चाहते हो तो आप इसलिए बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं उसमें। क्लॉज बी क्या कहता है, मैनेज इट्स ओवन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन। यानी रिलीजन में कुछ आपके मतलब रिलीजन को लेकर आपको कुछ बनाना है कि कुछ आपको लॉज वगैरह बनाने हैं, कुछ रूल्स बनाने हैं, तो आप बना सकते हैं, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी अपने पास रख सकते हैं, किसी रिलीजन में कोई चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह है तो वो अपने पास आप रख सकते हैं। और चौथा पॉइंट, राइट टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। यानी कि आप उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं पर लॉ के अकॉर्डिंग, है ना। तो ये आपका कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है आपके ये चीज़ें देता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब आर्टिकल 26 की यदि हम लोग बात करें तो आर्टिकल 26 में आखिरी बात करें तो इसमें आपके आर्टिकल 25 और 26 में क्या डिफरेंस है, तो मैंने आपको जैसा बताया, आर्टिकल 25 इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करता है, जबकि आर्टिकल 26 क्या बात करता है, ग्रुप और डिनोमिनेशन की। डिनोमिनेशन यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेशन की बात करें तो रिलीजियस ग्रुप, जहाँ पर सबका एक विश्वास हो, ठीक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो सकता है, ठीक है। जैसे रामकृष्ण मिशन हो गया, ये अपना चैरिटेबल ट्रस्ट चलाते हैं। शिया सुन्नी हो गए, आनंद मार्गिस हो गए, ठीक है। इसके कुछ लिमिटेशंस भी है आर्टिकल स्टेट्स की 26 की, और इसमें ये बोला गया है क्या कि द स्टेट कैन इंटरवेन इन द सेकुलर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी बट इट कैन नॉट इंटरफेयर इन द प्योर मैटर्स। यानी कि किसी के रिलीजन का जो आपका जैसे प्रॉपर्टी को लेकर जो इश्यूज़ है उस इश्यूज़ में इंटरफेयर कर सकता है, पर पूरी तरीके से रिलीजन में नहीं। जैसे कई बार आपने सुना होगा जो पुरी है, पुरी में इतना सारा डोनेशंस आते हैं तो उसके ऊपर कई बार आपकी गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर कुछ आपके रूल्स और रेगुलेशंस भी लगाती है, तो आप ऐसे लगा सकते हैं पर आप पूरे रिलीजन के लिए नहीं लगा सकते, राइट। तो ये हो गया आपका आर्टिकल 25 और 26 कंप्लीट, और आपका इसी के साथ में स्टैटिक जीके भी आपका कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। आपका जो अगला न्यूज़ है वो न्यूज़ है आपका C295। ये क्या है, देखिए C295 की यदि हम लोग बात करें तो C295 कुछ नहीं है, आपका ये एक ट्रांसपोर्ट विमान है, ट्रांसपोर्ट विमान है। और गुजरात में एक जगह पड़ती है वडोदरा, ठीक है, वडोदरा, गुजरात में जो जगह पड़ती है वडोदरा, वहाँ पर इंडिया ने क्या किया, वहाँ पर जो इंडिया है उन्होंने सबसे पहला मेड इन इंडिया यानी स्वदेशी सैन्य ट्रांसपोर्ट विमान C295 तैयार किया है ना। और इस विमान का वीडियो सबके सामने आया है, ठीक है। तो यानी कि सबसे पहला इंडिया का स्वदेशी विमान, ट्रांसपोर्ट विमान कौन सा है, C295। कहाँ बना, वडोदरा बना, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्रैनिगो की यदि हम लोग बात करें तो क्रैनिगो आपकी, जैसे मैंने कल आपको आहार सभ्यता और आपके सिंधु घाटी सभ्यता इसके बारे में बताया था। आज की बात करें तो क्रैनिगो की यदि हम लोग बात करें तो ये आपके अगर बात करें तो स्कॉटलैंड, कहाँ पर, स्कॉटलैंड में जब रिसर्च किया गया तो उस रिसर्च के दौरान क्या हुआ, उस रिसर्च के दौरान आपको स्कॉटलैंड की एक झील के नीचे लगभग 5000 साल पुराना, कितना, लगभग 5000 साल पुराना एक आइलैंड देखने को मिला। झील के नीचे आपको आइलैंड देखने को मिला, राइट, आइलैंड देखने को मिला, और इसी आइलैंड को नाम दिया गया क्रैनिगो, ठीक है। और इस जांच से पता लगा, रिसर्च से ये पता लगा कि जो आपका क्रैनिगो आइलैंड है ये लगभग कितना 3800 से लेकर लगभग 3000 ईसा पूर्व का है, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, इसमें यदि हम लोग बात करें तो इसमें आपको बहुत सारे बर्तन वगैरह भी देखने को मिले, ठीक है, क्या देखने को मिले, बहुत सारे बर्तन वगैरह भी देखने को मिले। और साथ में क्या है, साथ में वैज्ञानिकों ने पत्थरों के नीचे लगभग 75 फीट चौड़ा गोलाकार लकड़ी का प्लेटफॉर्म मिला यहाँ पर, जिसे न्यूलिथिक काल का माना जाता है, ठीक है। किस एज का माना जाता है, न्यूलिथिक एज का, है ना, चाल्कोलिथिक, पैलोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक, तो ये न्यूलिथिक हो गया, ठीक है, न्यूलिथिक एज। और इसमें क्या है, इसमें आपके लकड़ी के जो लट्ठे होते हैं वो पाए गए हैं, टहनियाँ पाई गई हैं। ऐसा बोला जाता है कि टहनी को बिछा कर लोग इस पर बैठा करते थे। यह दिखाता है कि तब भी इंसानों को निर्माण तकनीक व संतुलन की गहरी समझ थी। तो ये याद रखिएगा, क्रैनिगो आइलैंड आपके स्कॉटलैंड की झील में मिला है, जो कि प्रागैतिहासिक काल की और न्यूलिथिक एज की है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आज का वीडियो ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा और साथ में इस चैनल पे आप लोग बने रहिए
और यदि ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन रखते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लोग लिखें, जो भी आप कुछ सजेशन होते हैं उसको भी लिखें। साथ साथ में यदि आपको लगता है कि भाई ये वीडियो अच्छा लगा तो आप उसको भी कमेंट सेक्शन में बताएं। और प्लीज़ जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा इससे प्रॉफिट गेन कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।